अम्बेसडर समिट कंपनियां रीवा में नहीं आ रही हैं। कंपनियां महंगाई के चलते उद्योगपतियों के छूटे पसीने सरकार नहीं दे रही सब्सिडी। रीवा में फैक्ट्री कारखाने ना होने से आज भी घूम रहे युवक उद्यमियों को रास नहीं आ रहा रीवा। कईयों ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद समेटा कारोबार। सरकार ने भी दिखाया ठेंगा, नहीं दी सब्सिडी। चौराहा में लगभग 17 फैक्ट्री हैं जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है। रीवा जिले के 50% लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले में बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी के चलते लोग इधर से उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं नाम के लिए बड़ी बड़ी उद्योगपति अम्बेसडर कंपनी एवं कारखाने खोले हुए जो रीवा जिले से बाहर अपना व्यापार कर रहे हैं। मगर यही बात रीवा जिला की जाए तो रीवा जिले में उद्योगपति अम्बेसडर फैक्ट्री खोलने से कतराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उद्योगपतियों को सब्सिडी नहीं दी जाती। और रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़ा बिजली का पावर प्लांट है, मगर रीवा छोड़ दिल्ली को दी जा रही है बिजली। अगर यही बिजली रीवा जिले में मिले तो रीवा में कई बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग व्यापार एवं कारखाना उद्योगपति चला सकते हैं। रीवा जिले में अभी एक्चुअल आंकड़े तो नहीं दिए जा सकते हैं। इन्वेस्टर समिट में इंटेंशन टू इन्वेस्ट के तहत कौन कितना इन्वेस्ट करेगा वो एक ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं और आज से शुरुआत है। और ये जैसे ये समाप्त होगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डाटा निकाले जाएंगे कि रीवा जिले में कितना है और दूसरे जिले में कितना है, उसके अनुसार भी हम फिगर दे सकते हैं। अभी हमारे पास इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। सर, अगर उद्योग की बात की जाए तो कितने उद्योग रीवा जिले में लग चुके हैं सर और लगेंगे? देखिए, रीवा जिले में अब MSME की हम बात करें तो MSME में इंडस्ट्रियल एरिया चौराहा है, इसमें करीब 110 से 15 उद्योग वहां लगे हुए हैं। इसी तरीके से कुछ रूरल एरिया में भी उद्योग लग चुके हैं। तो इस तरह से पूरा अगर हम इसको माइक्रो यूनिट को छोड़ दें, सूक्ष्म उद्यमों को छोड़ दें, तो स्मॉल और मीडियम उद्योग जो हैं वो करीब 300 के आसपास हैं जिले में। हमने इस इन्वेस्टर मीट में पार्टिसिपेट किया। पहले मैं बता दूं, मैं राजीव खन्ना, मैं यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ दिस रीवा एसोसिएशन। इन्वेस्टर मीट रीवा में इसलिए नहीं हो सकती, ना हो पाती है क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि इंडस्ट्रीज़ को मिलनी चाहिए। अब जैसे इंदौर में हो रही है तो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ देंगे तो बट नेचुरल इंडस्ट्रीज आएगी। रीवा में ना आने के कारण एक तो एयर नहीं है, एयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेन फैसिलिटीज़ तब स्टार्ट हो गई हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, तब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी जब तक कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ बिजली बहुत महंगी है, एज अराउंड 8 रुपीज़ पर यूनिट। जब इसको 3 रुपये करेंगे तो इन्वेस्टर्स अपने आप आएंगे। इसी तरह से सब्सिडीज़ होती है। सब्सिडीज़ पहले 100% मिलती थी हम लोग को ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब उसको 40% कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जब तक गवर्नमेंट और सब्सिडीज़ नहीं देगी और फैसिलिटीज़ नहीं देगी तब तक इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आएंगे। सर, बात अगर की जाए रोजगार की सर, तो जब लोगों से रोजगार तो काफ़ी कमी है, तो सर रोजगार बारे में सर आप क्या? रोजगार इंडस्ट्री खुलेगी तो रोजगार मिलेंगे लोगों को, क्योंकि इसमें कंडीशन भी रहती है 50% से ज़्यादा लोकल वो देते हैं, रोजगार देते हैं लोकल। जैसे रीवा में खुलेगा तो रीवा के 50% लोगों को रोजगार देना पड़ता है। तो जब इंडस्ट्रीज खुलेगी तब रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रीज डेवलप हो नहीं रही हैं। सर, आपकी जानकारी में अभी जो आपने से पार्टिसिपेट किया है तो कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो लगभग सर कुछ जानकारी अगर आपके पास हो मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया? पार्टिसिपेट तो बहुत लोगों ने किया, हजारों लोग आए हैं, बल्कि कुमार मंगलम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी आए हैं। तो और उनको फैसिलिटी दे भी रहे हैं। अभी सुना है मैंने कि वो 1 रुपये स्क्वायर फीट पे लैंड दे रहे हैं फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक, उसके लिए कुछ पार्क बना रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसे यदि पार्क रीवा में डेवलप हो जाए और जहाँ पर बिजली 2 रुपये, जमीन 1 रुपये स्क्वायर फीट मिलेंगे, सब्सिडी आपको 100% मिलेगी, तो इन्वेस्टर्स यहाँ भी आएंगे। सर, बात की जाए गुड़ प्लांट भी अपने यहाँ, सोलर प्लांट भी है, विश्व का कहते हैं सबसे बड़ा प्लांट, सबसे लार्जेस्ट प्लांट है। इसके बावजूद भी सर बिजली, जैसे आपने कहा कि बिजली के कारण ऐसी स्थिति है। हाँ। तो सर उसका कारण ये है कि वो सब बिजली तो बाहर जा रही है और ये अब तो गवर्नमेंट ही है। आई मीन दे कैन, आप दूसरे स्टेट चले जाइए 3 रुपये बिजली है। तो सर आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? मतलब
सरकार को या यहाँ जनप्रतिनिधि को ऐसा कुछ? नहीं, जनप्रतिनिधि को तो नहीं मानता हूँ, पर ये सरकार की पॉलिसीज हैं। सरकार को अपनी पॉलिसीज अमेंड करनी चाहिए, स्पेशली 2 सेक्टर में। एक तो लाइट सस्ती कर दें और जमीनों की उपलब्धि कर दें, इजी जमीन की उपलब्धि कर दें। थर्ड, सब्सिडी प्रॉपर दें। 3 चीज करेंगे, इंडस्ट्रीज अपने आप आएंगी और उससे रोजगार भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ाई, 4 आरोपी बोलेरो सहित गिरफ्तार। देवथर के थाना जनेह पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में मई स्टाफ के साथ सफेद कलर की बोलेरो में, जिसका नंबर MP 53 CA 4465 में गांजा शंकरगढ़ प्रयागराज से जनेह रीवा बिक्री हेतु लाई जा रही थी, जिसके मुखबिर की सूचना पर खबरा खुर्द क्रेशर के पास जनेह पुलिस द्वारा रेड की कार्रवाई की गई, जहां इस दौरान संदिग्ध बोलेरो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे थाना जनेह के स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर बोलेरो सहित 4 आरोपी पकड़े गए। वहीं वाहन में जब्त 10 किलो 980 ग्राम गांजा जब्त कर की गई। आरोपियों में अभिलाष तिवारी पिता चंद्रमण तिवारी उम्र 30 वर्ष, बबलू रावत पिता सीताराम रावत उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी पटपरा थाना जिला सीधी, एवं अन्य 2 आरोपियों में युवराज सिंह पिता अरविंद सिंह उम्र 24 वर्ष, हिमांशु सिंह पिता पिंटू सिंह उम्र 22 वर्ष, थाना कुराव जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। थाना जनेह अंतर्गत एक बोलेरो गाड़ी में 10 किलो 900 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 4 आरोपी उसमें अभी राउंड अप हुए हैं। उनका बैकग्राउंड पता किया जा रहा है। पिछला रिकॉर्ड भी उनका संबंधित जहां वो निवासी हैं वहां से ज्ञात किया जा रहा है, और अभी एक टीम हमारी पूरी इसको फॉलो कर रही है कि इनका चेन कहां से था, और पूर्व में भी इनका कोई रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर और कार्रवाई भी हम लोग प्लान अभी करेंगे। सर लगभग कितनी मात्रा के गांजा? 10 किलो 980 ग्राम के आसपास गांजा ही प्राप्त हुआ है। जो वाहन इस्तेमाल कर रहे थे वो वाहन किसका? बोलेरो वाहन अभी तक की जानकारी में उन 4 आरोपियों में से एक आरोपी के नाम है, उसका पीछे चेन निकाला जाएगा। उन्होंने इसको कहाँ से खरीदा है और क्या इसका उपयोग कहीं और भी पहले अपराध में किया है। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ाई, 4 आरोपी बोलेरो सहित गिरफ्तार। देवथर के थाना जनेह पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में मई स्टाफ के साथ सफेद कलर की बोलेरो में, जिसका नंबर MP 53 CA 4465 में गांजा शंकरगढ़ प्रयागराज से जनेह रीवा बिक्री हेतु लाई जा रही थी, जिसके मुखबिर की सूचना पर खबरा खुर्द क्रेशर के पास जनेह पुलिस द्वारा रेड की कार्रवाई की गई, जहां इस दौरान संदिग्ध बोलेरो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे थाना जनेह के स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर बोलेरो सहित 4 आरोपी पकड़े गए। वहीं वाहन में जब्त 10 किलो 980 ग्राम गांजा जब्त कर की गई। आरोपियों में अभिलाष तिवारी पिता चंद्रमण तिवारी उम्र 30 वर्ष, बबलू रावत पिता सीताराम रावत उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी पटपरा थाना जिला सीधी, एवं अन्य 2 आरोपियों में युवराज सिंह पिता अरविंद सिंह उम्र 24 वर्ष, हिमांशु सिंह पिता पिंटू सिंह उम्र 22 वर्ष, थाना कुराव जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। गांजे की खेप पकड़ी गई, कहां से लाई जा रही थी, कहां जा रही थी? कल रात्रि में थाना जनेह अंतर्गत एक बोलेरो गाड़ी में 10 किलो 900 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 4 आरोपी उसमें अभी राउंड अप हुए हैं। उनका बैकग्राउंड पता किया जा रहा है। पिछला रिकॉर्ड भी उनका संबंधित जहां वो निवासी हैं वहाँ से ज्ञात किया जा रहा है, और अभी एक टीम हमारी पूरी इसको फॉलो कर रही है कि इनका चेन कहाँ से था, और पूर्व में भी इनका कोई रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर और कार्रवाई भी हम लोग प्लान अभी करेंगे। सर लगभग कितनी मात्रा के गांजा? 10 किलो 980 ग्राम के आसपास गांजा ही प्राप्त हुआ है। जो वाहन इस्तेमाल कर रहे थे वो वाहन किसका? बोलेरो वाहन अभी तक की जानकारी में उन 4 आरोपियों में से एक आरोपी के नाम है, उसका पीछे चेन निकाला जाएगा। उन्होंने इसको कहाँ से खरीदा है और क्या इसका उपयोग कहीं और भी पहले अपराध में किया है। रीवा में जैविक खेती को लेकर सरकार के दावे फैल, किसानों तक नहीं पहुंच रही योजनाएं। आखिर किसान और शिवराज के बीच कौन बन रहा रोड़ा? क्यों किसानों ने नहीं अपनाई जैविक खेती? आखिर क्या कर रहे कृषि विभाग के अधिकारी? क्या दफ्तर में ही पन्ना पलटने से किसानों तक पहुंच जाएगी योजनाएं?
तो आइए जानते हैं क्या है किसानों की राय। आखिर किसान कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर के साथ साथ जागरूक। आपको बता दें कि किसानी के लिए सबसे पहले जैविक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मगर रीवा जिले के किसानों के लिए सरकार की ये सभी योजनाएं हवाई साबित हो रही हैं। जीवामृत मिट्टी में प्राकृतिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यह मिट्टी के पीएच मान को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे शिवराज सिंह जी की हो या किसी की हो, वर्तमान में शिवराज सिंह जी की सरकार है, इसमें प्राकृतिक खेती, जैविक, रसायन या अपना आपके हार्टिकल्चर में जो मायने सरकार ने तय किए हैं वो हमारे लगभग संभाग में नहीं है, और जिले में तो है ही नहीं, और हमारे तहसील में बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था नहीं हो पाई, वही जैविक खेती ना मिली है, ना कोई जैविक खेती के बारे में कुछ किसी ने बताया भी नहीं है और ना ही मिली है। हम लोग फर्टिलाइजर खरीदते हैं, वो भी महंगे दाम पे ब्लैक पे खरीदते हैं और वो भी नहीं मिलती है। मैंने कई बार आवेदन भी किया कि भाई फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है तो दिलाया जाए, आवेदन भी दिया कलेक्टर साहब के यहाँ, तो भी आज तक फर्टिलाइजर भी नहीं मिला। और जैविक खेत की तो बातें छोड़ दीजिए, आज तक तो हम लोगों को कोई बताया भी नहीं है। तो मतलब जो घोषणा मुख्यमंत्री झूठा है, झूठा आश्वासन देते हैं। अपना नाम बता दीजिए। श्यामलाल पटेल, खजुहा। अच्छा, जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो है प्राकृतिक खेती हो रही है, तो इसकी कितनी सच्चाई है, क्या लगता है? प्राकृतिक के आधार पर तो खेती हो रही है, प्रकृति के आधार पर जैविक खाद के आधार पर नहीं हो रही है। तो मतलब जो शिवराज सिंह जी का जो कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है, तो मतलब वो धरातल पर नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी का कहना है वो गलत है। तो मतलब सरकार की तरफ से आपको कोई व्यवस्था नहीं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। अच्छा, जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो अपने रीवा जिले में प्राकृतिक खेती क्या आप लोग जानते हैं कि कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो जानते ही नहीं, हम तो ऐसे खेती कर रहे हैं ये यूरिया DAP वगैरह से, और बाकी और खाद उनसे तो मिली नहीं, शासन से हमसे कुछ नहीं मिला है। तो संबंधित विभाग के द्वारा आपको कुछ भी नहीं मिला, ना हमको जानकारी ही है। अपना नाम बताइए। सचिन कुमार शुक्ला, ग्राम पोस्ट खजुहा कला का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। अच्छा, ये जानकारी हम चाहते हैं आपसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती हो रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती नहीं हो रही है। हम लोग जो है तो ये यूरिया और DAP का छिड़काव करके हम लोग खेती कर रहे हैं। तो मतलब प्रशासन विभाग शासन से कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम लोगों के पास शासन कोई व्यवस्था नहीं किया है जी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और ये जिला स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, अभी इस विभाग की तो मैंने समीक्षा नहीं की है, लेकिन जनरल जो प्रयास है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसमें जैविक खेती को प्रमोट करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों के सामने जैविक खेती के जो लाभ हैं उसको प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत करना, अनुदान क्या क्या है इसमें, केचुआ खाद बनाना, केचुआ खाद का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ों का कई बार सम्मेलनों के माध्यम से और संगोष्ठियों के माध्यम से और जो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनके माध्यम से किसानों की का सम्मेलन करना, ये सारे प्रयास हो रहे हैं और जैविक खेती की ओर लोग जा भी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो इस विभाग की रीवा जिले में कितनी प्रगति हुई है, इसके लिए एक बार जब इस विभाग की समग्र रूप से समीक्षा करेंगे तभी आंकड़े वाइज आपको कुछ बताने में की स्थिति बनेगी। सर, गोबर से खाद बनाने को लेकर कोई विशेष अभियान सरकार चला रही है, इससे खेती पे भी अच्छा असर पड़ेगा और गायों की जो दुर्दशा हो रही है वो भी उस पर। हाँ, बायोगैस प्लांट लगते हैं, उसके बाद उससे जो स्लरी निकलती है उससे गोबर की खाद बन जाती है और केचुआ खाद से
1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन बायोगैस प्लांट जहाँ जहाँ लगे हैं वो 15 दिन में ही ये गोबर से बहुत अच्छी खाद बन जाती है। हमारी जो लक्ष्मण बाग गौशाला है निराश्रित गौवंश के लिए जो बनाई गई है, और बसावन मामा में 10,000 गायों का जो निराश्रित गौवंश है, उनकी जो गौवंश वन विहार बनाया है उसको कभी आप देखिए। वहाँ भी 60 घन मीटर का बायोगैस प्लांट लग रहा है और 25 घन मीटर का यहाँ लगा हुआ है लक्ष्मण बाग में। उससे खाद बना के हम लोग किसानों को बेचने का काम भी करते हैं, संस्थाएं जो चला रही हैं, उससे अच्छी आमदनी भी आ रही है और लोग खरीद रहे हैं तभी बिक रही है। तो यदि आसानी से लोगों को गोबर की खाद मिल जाती है तो लोग उसको उपयोग करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट निकलता है, जो फसल गेहूं हो, धान हो या अन्य कोई भी फसल होती है अनाज की, उसका स्वाद भी अलग रहता है, स्वास्थ्य भी पौष्टिक भी रहता है और उसका अलग ही असर है। इसलिए लोग अपने यूज़ के लिए जैविक गेहूं की भी खेती करते हैं, धान की भी अलग से खेती करते हैं और क्वांटम ज़्यादा हो जाए और कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो जाए, इसके में केमिकल खाद भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसको खरीदी केंद्रों में बेचने का और अपने स्वयं के उपयोग के लिए लोग ज़्यादातर प्रयास ही करने लगे हैं अब कि जैविक तरीके से तैयार किया गया अनाज हम अपने परिवार को खाने के लिए पैदा कर लें। तो इसी का विस्तार करने की आवश्यकता है और इससे गौवंश के लिए, जैसा आपने कहा कि यदि गोबर और गौमूत्र, गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वो गोबर भी देती है और गौमूत्र भी देती है, उसके तीनों ये जो हैं लाभकारी है। तो आमतौर पे गाय जब दूध देना बंद करती है, लोग छोड़ देते हैं तो वो दूसरों के खेतों में जाने को मजबूर हो जाती है, सड़कों में बैठती है, दुर्घटनाएं होती हैं। तो गोबर और गौमूत्र से भी यदि हम आय के साधन तैयार करने के लिए अपने आप को सक्रिय करें तो फिर गौवंश को कोई नहीं छोड़ेगा, उसको बांध के रखेगा। दूध का भी फायदा, गोबर का भी फायदा और गौमूत्र का भी फायदा, और उससे जैविक खाद बहुत बड़ी संख्या में बनेगी मात्रा में, और ज़्यादा मात्रा में जैविक खाद बनेगी तो खेतों में जाएगी, तो उससे जैविक खेती को प्रमोशन मिलेगा। तो इस दिशा में काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता कपिध्वज सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ललितपुर सिंगरौली रेलवे पीड़ितों को नौकरी की रखी मांग। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन और किए गए वादे पर रेलवे के द्वारा खरा ना उतरने पर जहां किसानों के द्वारा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं 4 जिलों के सांसदों के द्वारा उक्त मामले को राज्यसभा लोकसभा में उठाया गया, लेकिन अभी भी जमीन देने वाले किसानों के परिजनों को नौकरी नहीं मिल पाई। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस नेता कपिध्वज सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। श्री सिंह ने बताया कि ललितपुर रेलवे लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और नौकरी का आश्वासन दिया गया था। कुछ लोगों को तो नौकरी मिली, लेकिन अभी भी लगभग आधे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, जबकि बचे हुए सभी लोग पात्र हैं। आइए आपको सुनाते हैं कपिध्वज सिंह ने क्या मांग की है। किसानन के पास आंदोलन के एकमात्र विकल्प बचत है और आवे वाले निकट समय में गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन होने वाला है। एमा हम सब सहयोग करे चाहिए थे, परंतु यदि किसानन के मांग पूरी नहीं होए तो मजबूरन हम पंचे का रेल रोके के आंदोलन करे पड़ी। किसानों का ये ज्वलंत मुद्दा है, इसमें प्रतिनिधियों को पहल करनी चाहिए। क्या आप वजह मान रहे हैं कि प्रतिनिधि इसमें सही मतलब सामने नहीं आ पा रहे हैं और इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? जौने क्षेत्र से ये रेलवे लाइन जा रही है वह क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करे के जिन नेतन का अवसर मिला है, उनका शायद भावनात्मक लगाव इस क्षेत्र से बिल्कुल नहीं है। यह क्षेत्र के किसान मजदूरन से उनका कोनो लगाव नहीं, उनके पीड़ा से उनका कोनो रिश्ता नहीं है। यह कारण है कि प्रतिनिधित्व होए के बादो इस क्षेत्र किसानन के, मजदूरन के और नवयुवकन के रोजगार के संबंध में कहाँ कबो कोनो बात नहीं रखी जाए। उदासीनता है नेतन की तरफ से।